कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, दिनांक 12 फरवरी 2024, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र सेट बी। और इसी तरह से सभी प्रश्न सेट ए में भी हैं, सेट सी में भी हैं, सेट डी में है। प्रश्न को आप इधर उधर करके मिला सकते हैं। ये फिजिक्स का पेपर है, इसको देखते हैं। तो इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं अथवा के भी उत्तर हैं। इनको आप अच्छे से मिलाइए और देखिए कि क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। स्टैंडर्ड हैं और 100% सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में f सही संबंध है। तो यहाँ पर r बराबर 2f है। बी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है बी नंबर का क्वेश्चन। यहाँ 31H32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका परमाणु भार दोनों तरफ बराबर है, इसलिए कैसा हो गया, समभारिक हो गया। इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है, पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं तो इसमें निश्चल आयन होते हैं। फिर किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अगला देख लेते हैं, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो ये तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। फिर अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो किसने की, ऑर्स्टेड ने की। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इस प्रश्न को देख लेते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खाली स्थान धारा उत्पन्न करता है, ये विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। दूसरा है, परावर्ती दूरदर्शक में खाली स्थान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सी नंबर है, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को खाली स्थान बैंड कहते हैं, तो यहाँ चालन बैंड हो जाएगा। फिर पी प्रकार के अर्धचालक में खाली स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो इसमें होलों की सांद्रता अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव खाली स्थान है घटता है। फिर एफ नंबर है, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें खाली स्थान पदार्थ कहते हैं, तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अब सत्य सत्य वाले देख लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश, यहाँ पर आपको पकड़ना है कौन सा आवेश है, स्थिर आवेश पर लगने वाला लारेंज बल शून्य होगा। स्थिर आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, यह सत्य कथन है। इसके बाद दूसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती, यह सत्य है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और सभी माध्यमों में गमन कर सकती हैं। फिर सी नंबर का देख लेना है। सी नंबर का अच्छे समझिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक हैं। तो यहाँ पर यौगिक का मतलब होता है मिलावट वाले, तो ये तो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, यौगिक नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ने में आप इसको गलत कर दिए हैं, इसको समझना है। यहाँ पर यौगिक अर्धचालक है, इसलिए क्या हो गया, असत्य, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं। इसके बाद डी नंबर में है, कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, ये सत्य है। फिर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यह सत्य है। वहाँ पर प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। इस तरह से आपको सत्य सत्य देखना था। तो इसमें कई लड़के कन्फ्यूजन में थे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यौगिक अर्धचालक है, इसलिए क्या है, असत्य है। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए क्या है, मैक्सवेल, इसको उन्होंने खोजा था। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग किसने किया था, यंग ने किया था, तो इसका यंग सही है। द्रव की द्वैत प्रकृति किसने बताया था, दे ब्रागली ने बताया था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। स्थिर विद्युत बल किसने दिया था, सूत्र कूलाम ने दिया था। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है, लेंज के नियम से। इस तरह से यहाँ पर हम जोड़ी मिला सकते हैं। इनके सामने ये उत्तर इधर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब इसको देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए, तो यहाँ शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाएगा। अगला है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। फिर सी नंबर है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक बनेगा, तो ये पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, यहाँ मान पूछा है, माने संख्या लिखना था, तो इसका मान होता है 1.129 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये याद करके आपको जाना था। यदि याद नहीं भी होता तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। यहाँ पर
गॉस के प्रमेय से जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या एकांक धनावेश है तो यहाँ क्यू का मान 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10⁻⁻12 होता है। यहाँ पर ये दशमलव हटाए हैं, 3 अंक दशमलव हटाएं तो 3 शून्य उतार दिए हैं और ये 10⁻12 को ऊपर लिख दिए हैं तो ये प्लस में हो गया है। फिर इसमें से एक शून्य ज़्यादा इसको बढ़ा लिए हैं, क्योंकि 1000 था, नीचे 8000 था, इस संख्या को बढ़ा के हम 10,000 किए हैं, तो एक शून्य इधर से ले लिए हैं तो ये 10⁻11 हो गया है। अब इसमें भाग करेंगे तो 1.129 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलम आएगा। इस तरह से ये है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको रफ में करके आप देख सकते थे कि इसका उत्तर इस तरह से आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो ये कौन सा यंत्र होता है? अमीटर होता है। अब 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें 6वां प्रश्न देख लेते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का भाग आधा अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ प्रतिबिंब बनता था वहीं बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, उसकी चमक कम हो जाएगी, थोड़ा धुंधला बनेगा, बस इतना अंतर आएगा। इसके बाद दूसरा इसी का अथवा क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रकाश किरण का वेग घट जाएगा और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है माध्यम बदलने से। इस तरह से इसको हल करना था। अब इसमें 7वां प्रश्न देखते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष लिखिए। तो यहाँ पर मैं 3 लिख दिया हूँ, आप मिला सकते हैं। इसमें से आपको कम से कम 2 लिखना था, 3 भी लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रदरफोर्ड मॉडल का ही बिंदु लिख देते तब भी सही था। यहाँ परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित और सूक्ष्म होता है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। एक निष्कर्ष ये हो गया। दूसरा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा था, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 3 निष्कर्ष थे, इनमें से कोई 2 आप लिख सकते थे। इसी के साथ अथवा वाला प्रश्न था, नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये विशेषताएं आप मिला सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख दिए होंगे, कम से कम 2 आपको लिखना था, ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते थे आप। यह प्रबल और आकर्षण बल होता है, यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन के बीच कूलाम्ब के स्थिर विद्युत बल पर हावी होता है, ये लघु परास का होता है। n मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल कैसा होता है? समान होता है। इस तरह से आपको करना था ये वाला प्रश्न। अब इसका 8वां प्रश्न देखते हैं, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। तो इस तरह से आप आरेख बना देंगे, कैसे भी आरेख। यदि आप वोल्ट मीटर नहीं जोड़े होंगे तो ज़रूरत नहीं थी, मिलीमीटर नहीं जोड़े होंगे तो ये भी ज़रूरत नहीं थी, स्विच नहीं जोड़े होंगे तो ये भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बैटरी में ये लाइन नहीं खींचे होंगे तो ये भी ज़रूरत नहीं थी। बस आपको सिर्फ क्या करना था, इसमें ये पी को प्लस से जोड़ना था और एन को किससे जोड़ देना था? माइनस से। तो वो भी सही है, ये भी सही है, जैसा भी बना दिए होंगे वो सब ठीक है। इसके बाद इसी का अर्ध तरंग दृष्टिकारी का नामांकित परिपथ का आरेख बनाइए। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का ये आरेख है, इस तरह से आपको बनाना था। इसमें एक डायोड लगा देना था, यहाँ पर ये प्रतिरोध। अब दूसरे तरह का भी बना दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर शो करना था, यहाँ पर डायोड शो करना था और यहाँ पर इसका आउटपुट निर्गत मान यहाँ पर दर्शाना था। अब इसमें 9वां प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। ये एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करती, ये चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इस तरह के जो भी कम से कम 2 विशेषताएं आपको लिखना था, इसमें 3 लिख दिए हैं, ज़्यादा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें इनमें से कोई भी लिखे होंगे। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ के एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इस तरह से इसमें से कोई 2 आपको लिखना था। इसके बाद ये इसका 10वां प्रश्न है, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में 2 अंतर लिखिए। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या था, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा
उत्पन्न हो जाती है। तो यह नॉन प्रेरण हो गया। इसमें केवल एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है। प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है स्वप्रेरण में, और इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती। ये 3 अंतर थे, इनमें से कोई 2 अंतर आप लिख सकते थे उसमें। अब इसी का अथवा वाला देख लेते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर व अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर लिखिए। तो यह प्रत्यवर्ती वोल्टेज को घटाता है, यह प्रत्यवर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। यह धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, यह धारा की प्रबलता को घटाता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। 4 अंतर है, इनमें से कोई 2 अंतर आप लिखे होंगे तो उसको मिला सकते हैं। अब 11वां प्रश्न देख लेते हैं। एम्पियर के परिपथी नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो यहाँ पर सीधा है कथन उसका, किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू0 गुना होता है, जहाँ म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता है। इस कथन को अलग तरह से भी लिख दिए होंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये सूत्र भी लिखना था, तो 1 नंबर कथन का था और 1 नंबर सूत्र का था। तो ये समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू0 I। यहाँ पर यदि समाकलन के साथ ये घेरा नहीं भी बनाए होंगे तो ज़रूरत नहीं है, ये तो बंद पृष्ठ के लिए शो करता है। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। ये चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है। और यहाँ पर ये समाकलन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 है। इसमें ds है, उसमें dl है, तो इस तरह से आपको इसमें करना था। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। किन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है? इन तरंगों को पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने के लिए संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है? छोटा सा प्रश्न है। अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगे कहा जाता है। फिर इसके बाद इन तरंगों को पृथ्वी में माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित ग्रीन हाउस प्रभाव में अहम भूमिका होती है। तो केवल ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर याद करना था, बाकी तो क्वेश्चन का है। तो ये ऊष्मा तरंगे होती हैं और ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसी का अथवा वाला प्रश्न है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम एवं उपयोग। तो अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम है गामा तरंग, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में। तो इस तरह से ये 2-2 अंक के प्रश्न थे। अब हम 3 अंकों के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। नामांकित किरण आरेख, परिभाषा और एक अनुप्रयोग। तो देख लीजिए, नामांकित किरण आरेख है। यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया, ये क्रांतिक कोण हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ और लिख सकते थे, ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल। और ये नीचे वाला जो माध्यम है ये क्या लिख सकते थे? सघन। इस तरह से आपको यहाँ पर नामांकित चित्र बना देना था, इसमें ये चीज़ और लिखना था। इसके बाद यहाँ पर इसकी परिभाषा पूछता है तो परिभाषा लिख देंगे। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद इसका अनुप्रयोग समझ लेते हैं। तो इसका अनुप्रयोग जो है प्रकाशिक तंतु के निर्माण में किया जाता है। चाहें तो आप इसका डिटेल भी कर सकते, इतना भी लिख सकते थे। तो ये प्रकाशिक तंतु होता क्या है? यह क्वार्ट्ज तंतुओं से बनी युक्ति होती है। इसके अलावा दूसरे भी हैं, जैसे हीरे का चमकना है, वो भी एक अनुप्रयोग ही है यहाँ। और प्रिज्म द्वारा हम जो है प्रतिबिंबों को इधर उधर मोड़ा जाता है, तो उसको भी लिख सकते थे। पर इसी को देख लेते हैं। प्रत्येक तंतु के बीच क्रोड होता है, इसके बाहर क्लैडिंग का आवरण होता है। क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है। जब इसके एक सिरे से प्रकाश आपतित होता है तो इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश दूसरे से निर्गत होता है। इसका उपयोग प्रकाशीय संचार, चिकित्सा क्षेत्र में प्रकाश नली द्वारा आंतरिक अंगों को देखने में होता है। इस तरह से इसको लिख सकते थे और इस तरह से इसका चित्र भी बना सकते थे। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा अनुप्रयोग भी यहाँ पर लिखा जा सकता था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फिर से 3 नंबर का है। ये है, हाइगन तरंग सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहले तरंगाग्र की परिभाषा है। तो समान माध्यम में किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा इसका है, बिंदु स्रोत से निर्गमित गोली तरंगाग्र का किरण आरेख बनाइए। तो ये गोली तरंगाग्र का किरण आरेख है। आप दूसरा छोटा भी इससे बना सकते थे। कोई ये स्रोत बना देते, इसमें 2-4 गोले बना देते तो गोली तरंगाग्र को बता देता है। इसके बाद तीसरा है, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएँ कैसे निकलती हैं, इसको देख लेते हैं। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है, जिनसे नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। उसको यहाँ पर चित्र में भी बता देना है। चाहे तो यदि इससे ज़्यादा भी लिख दिए होंगे, 3 बिंदु लिख दिए होंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको चित्र द्वारा इसको व्यक्त करना था।
इसके बाद हम इसका 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण लिखिए। तो जो प्रायोगिक प्रेक्षण हैं वो इससे के नियम से ही मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पर उसके नियम लिख सकते थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के। तो उसका यही है निष्कर्ष कि आपतित विकिरण तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है तथा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। इस तरह से आप इसमें 4 हैं, कोई 3 इसमें लिख सकते थे, यही प्रेक्षण आपको लिखना था। अब इसी का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। फोटान की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये मैं 2, 4, 6 विशेषताएं लिख दिया, इसमें से कोई 3 आप लिख सकते थे। विकिरण स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटान कहते हैं। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटान विद्युत रूपेण उदासीन होता है। फोटान निर्वात में भी प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। माध्यम में फोटान का वेग तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है किंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। फोटान की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती हो। इस तरह से आप इसमें कोई 3 विशेषताएं लिख सकते थे और दूसरी विशेषताएं भी लिखे होंगे तब भी ठीक होगा। तो देख लेते हैं 15वां प्रश्न है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं धारा के बीच संबंध। तो इस तरह से आपको चित्र बना देना था। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है और इसमें बहने वाली ये धारा है I। यहाँ पर I लिख सकते थे। अब इस चित्र के बारे में लिख देना था। माना किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, प्रवाहित धारा I जिसके सिरों का विभवांतर भी है। तो यहाँ पर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया। अब यहाँ परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल कुल प्रतिरोध, और इनका हम मान रख देते हैं। इसमें देख लीजिए कैसे मान रखेंगे। तो यहाँ पर मान रखने पर यहाँ धारा को हम किससे दर्शाते हैं I से, और कुल विद्युत वाहक बल E हो गया और कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे इधर, तो IR और IR हो जाएगा कैपिटल के साथ और स्मॉल के साथ I का गुणा हो गया, इधर E हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो IR होता है ओम के नियम से यहाँ पर हमको लिखना है V इक्वल टू क्या होता है IR। तो इसी IR की जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, V लिख दिए हैं। अब इस IR का पक्षांतर कर देंगे तो V इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको करना था। तो यही जो है विद्युत वाहक बल, ये टर्मिनल वोल्ट, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में क्या हो गया, संबंध हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए तथा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की आवश्यक शर्त लिखिए। इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं पूछा है, वो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इसका नामांकित चित्र बना देना था। और सेतु संतुलन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, P/Q बराबर R/S, ये शर्त लिख देना था। पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि आप डेरिवेशन कर भी दिए होंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आपको केवल चित्र का और इस का नंबर मिलेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद 16वां नंबर का आंकिक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कैसे करना था। तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर लंबाई तथा 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो जो हमको दिया है। तो यहाँ लंबाई दिया है 2 मीटर, ये हम लिख लिए। यहाँ पर ये फेरों की संख्या दिया है तो कैपिटल N हो गया, कुल फेरों की संख्या हो गई। फिर यहाँ पर I जो है ये दिया है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर हम I लिख दिए। अब यहाँ पर स्मॉल n निकालते हैं। तो ये स्मॉल n जो होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। जब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे तो इसमें था। तो यहाँ कैपिटल N का मान 100 है, यहाँ L का मान कितना हो गया 2, तो 100/2 बराबर कितना हो गया 50। तो स्मॉल n निकालना था। अब यहाँ पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो जो सूत्र होता है B बराबर μ0 NI होता है। तो μ0 का मान 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, ये क्वेश्चन में ही दिया था। n का मान कितना था, स्मॉल n का मान यहाँ पर 50 है तो 50 लिख दिए। I का मान यहाँ पर कितना था 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो 4 है, 50 है और ये 10 है, यदि हम इन सब का गुणा कर देंगे तो ये 628 आ जाएगा। यहाँ 2 अंक तक दशमलव यहाँ पर हम शिफ्ट कर दिए हैं, यहाँ दशमलव नहीं लगा है, दशमलव हट गया इनका गुणा करने पर, दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें +2 और कर देंगे तो 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका अगला वाला देख लेते हैं।
एक लंबे सीधे तार पर 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आई का मान 30 एम्पीयर दिया है, डी का मान, दूरी का मान 30 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 लिखे, मीटर में बदलने के लिए 10⁻² लिखा जाता है, तो ये लिख दिया। इस बटे में 100 भी लिख सकते थे, पॉइंट भी लगा सकते थे, लेकिन उस तरह में कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत कर देता है। तो अब हम जानते हैं ये एक लंबे सीधे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 I अपॉन क्या होता है 2πd। तो यहाँ μ0 I का मान कितना होता है 4π × 10⁻⁷, और यहाँ पर I का मान कितना दिया है 30। इसके बाद यहाँ 2π लिखे, डी का मान देख लेते हैं, डी का मान 30 × 10⁻² है, तो ये लिख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कटता है। तो ये पाई से कट गया है, 30 से कट गया है, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 × 10⁻⁷ है, और ये -2 है नीचे, तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो 10⁻5 टेस्ला बच जाएगा। इस तरह से हमको ये सवाल करना था। अब यहाँ 17वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 4 अंक के प्रश्न अब चालू हो गए। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका देख तो इस प्रश्न में कई लड़के जो हैं संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक निकाले हैं। यहाँ परिणामी हमको क्षमता निकालना था, लेकिन उसके आगे एक स्टेप बढ़ाना था। यदि उसके आगे नहीं बढ़ाए होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। चलिए देखते हैं सब कैसे निकालना है। तो ये चित्र तो वैसे रहेगा जैसे हम जो संयुक्त फोकस दूरी का निकालते हैं वैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। माना 2 लेंस L1 और L2 हैं जिनकी फोकस दूरियाँ F1 F2 हैं। इनके मुख्य अक्ष पर O एक बिंदु वस्तु है जिसकी दूरी U है। इससे L1 लेंस द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है जिससे दूरी V1 है। अतः लेंस सूत्र में मान रखने पर तो जो लेंस सूत्र होता है 1/F1 बराबर होता है 1/V1 - 1/U। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है, तो यहाँ जो सूत्र होता है लेंस सूत्र, उसमें 1/F बराबर होता है 1/V - 1/U। इस सूत्र को लगा करके हमको इसमें निकालना है। तो यहाँ पर हम F की जगह F1 कर दिए हैं, V की जगह V1 कर दिए हैं, U की जगह U1 कर दिए हैं। अब जब दूसरा लेंस लेंगे तो दूसरे लेंस के लिए I1 वस्तु हो जाती है, प्रतिबिंब I पर बनता है तो उसकी दूरी V हो जाती है। फिर यही सूत्र लगाएंगे तो केवल F की जगह F2 लिख देना है, V1 की जगह V, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब की दूरी V मान लेते हैं, और वस्तु जो है I1 करता है उसकी दूरी V1 होती है, तो यहाँ पर V1 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिखने के बाद हम क्या किए हैं, ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 1/F2 का फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं। और इसके दूसरे तरफ का यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए पहले समीकरण से हो गया, ये वाला कहाँ से हो गया दूसरे समीकरण से। दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये और ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/V - 1/U। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि U का मान अनंत हो, माने वस्तु अनंत में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है फोकस पर। तो यही मान हम यहाँ रख देते हैं, इसको हम पूरा नीचे की ओर उतार दें तो वही हो जाएगा। V की जगह पर हम क्या लिखें F, और U की जगह अनंत लिखें। 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो 1/F = 1/F1 + 1/F2 आ गया। ये संयुक्त फोकस दूरी आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि 1/F = क्या होता है, P होता है। 1/F1 का हो जाएगा P1 और 1/F2 का हो जाएगा P2। और ये वाला जो आ गया ये हो गया संयुक्त क्षमता। तो एक स्टेप यहाँ पर आपको और आगे बढ़ाना था। चलिए इसका अगला वाला प्रश्न देखते। तो अगला वाला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए एवं सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र बना लेना था और एक ये चित्र बना लेना था। चित्र बनाने के बाद आवर्धन क्षमता की परिभाषा भी लिखना था। उसमें भले नहीं पूछा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का अनुपात सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। अब यहाँ से सूत्र होता है m = β/α, क्योंकि जो बीटा बन रहा है वो प्रतिबिंब द्वारा बन रहा है, जो अल्फा बन रहा है ये वस्तु द्वारा बन रहा है। ये परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पर ये सूत्र लिख लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में tan लगा दिए हैं, tan बीटा tan अल्फा। ये कब लगा सकते हैं, जब अल्फा और बीटा का मान क्या हो, कम हो। अब यहाँ पर हम इसके मान रखने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, तो tan बीटा है तो ये बीटा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस त्रिभुज में जो है लंब बटे आधार tan थीटा का मान होता है। तो इस लंब क्या है AB, तो AB लिख दिए। आधार OB है तो यहाँ AB/OB लिख दिए। फिर अल्फा के लिए हम लिखेंगे लंब क्या हो गया AB और आधार हो जाएगा BE।
तो यहाँ हो जाएगा बटे में बी ई। इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ ए बी कट जाएगा, बी ई ऊपर चला जाएगा, ओ बी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको आगे देखना है, चिन्ह की परिपाटी लगा देना है। तो चिन्ह की परिपाटी से बी ई का मान जो है -d है और ओ बी का मान -u है। चित्र से आप देख सकते हैं माइनस माइनस से कट जाएगा तो d/u आ जाएगा। पहला समीकरण हो गया। अब लेंस सूत्र में f बराबर +f रखना है, v बराबर -d रखना है, u बराबर -u रखना है। ये क्यों रखना है? यहाँ पर जो है उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, और यहाँ पर जो d दूरी थी चित्र में आप देख सकते हैं जो प्रतिबिंब बना है वो इधर बना है। इधर की दूरियां जो होती हैं ऋण में होती हैं, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये d है, और यहाँ भी वस्तु की दूरी भी क्या है, यहाँ पर u है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना था। तो ये सारा मान हम यहाँ पर लेंस सूत्र में रख दिए। तो 1/f इक्वल टू होता है तो 1/f लिख दिए, 1/v होता है तो v का मान -d है तो यहाँ -d लिख दिए, 1/u होता है तो -u हो गया। आगे देख लेते हैं तो ये -1/d हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से करना। फिर d का गुणा कर देना पूरे में, तो d/f, इसमें d का करेंगे तो dd ये कट के 1 हो जाएगा, और इसमें कर देंगे तो d/u, -1 का इधर कर देंगे तो 1 + d/f हो जाएगा, d/u इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पर जो d/u आ गया तो समीकरण 1 में देखेंगे तो d/u का मान कितना हो गया, m हो गया। तो यहाँ पर d/u की जगह पर हमको क्या लिख देना, m लिख देना। तो m बराबर 1 + d/f हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में दिया है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अनंत के लिए चित्र बना देना है, और एक स्टेप और कर देना है कि अनंत में तब प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस तक पर। तो u बराबर f हो तो m बराबर d/ क्या होता है, u की जगह हमको क्या लिख देना, f लिख देना है। इसके बाद इसका 18वां प्रश्न भी अब हम देख लेते हैं। तो 18वें प्रश्न में सबसे पहले पूछा, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखिए तथा व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बारे में मॉडल ने इस कमियों को कैसे दूर किया। तो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा क्रम से घटती जाएगी और वह सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं स्थायी नहीं होंगी। तो ये जो रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल की कमियां थी वो ये हैं। दूसरी कमी ये थी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति उसके घूर्णन आवृत्ति के बराबर होगी, अतः उत्पन्न स्पेक्ट्रम सतत नहीं होना चाहिए, किंतु इसका स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। इसकी व्याख्या इससे नहीं की जा सकती है। अब इसको कैसे सही किया गया, तो बोर ने इसके लिए 3 बिंदु दिए, अपने अभिगृहित दिए, उन्हीं अभिगृहितों को लिखना था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण के उत्सर्जन के चक्कर लगाते हैं, जबकि उसमें माना गया है कि विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ h प्लांक नियतांक है। इससे उसकी कक्षा क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन अविकरणीय कक्षा से निम्न ऊर्जा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। इससे पता चलता है कि वो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखना था, दोनों उसके में कमियाँ लिख देना था और इसके मॉडल के विगृहित लिख देना था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां ही क्वेश्चन है। तो 18वां क्वेश्चन इस तरह से है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप इसको अंतर जैसे भी लिख सकते थे, अलग अलग भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर ये नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। इसमें एक भारी नाभिक मध्यवर्ती हल्के नाभिकों में टूटता है, इसमें हल्का नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अलग कर दीजिए, इस पॉइंट को अलग कर दीजिए, मिला के भी लिख सकते हैं। यह श्रृंखला विक्रिया है, श्रृंखला विक्रिया नहीं है। इसका उदाहरण मेन ये वाला आपको उदाहरण लिखना था। ये उदाहरण किसके लिए है, नाभिकीय विखंडन के लिए। ये वाला उदाहरण जो है ये किसके लिए, नाभिकीय संलयन के लिए। इससे परमाणु कचरा परमाणु चुनौती है, इससे परमाणु कचरा चुनौती नहीं होती है। इसे नियंत्रित करने की तकनीक है, इसे नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है। इसका कच्चा माल दुर्लभ और महंगा होता है, इसका कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पदार्थ समान मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा कम होती है, पदार्थ के समान मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है। ये एटम बम परमाणु रिएक्टर के ऊर्जा स्रोत इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सूर्य तारे हाइड्रोजन बम के ऊर्जा स्रोत इस प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इस तरह से आप इसको अलग करके भी लिख सकते थे, अंतर करके भी लिख सकते थे। इस तरह से व्याख्या करना था। इसमें कुछ पॉइंट आप छोड़ सकते थे, कम से कम परिभाषा लिखना था, ये लिखना था, और कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते थे, ऊर्जा के बारे में लिख सकते थे। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न था। 19वां प्रश्न ये है, 2 बिंदु आवेशों QA बराबर 2μc, QB बराबर -2μc निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आवेश का परिमाण Q बराबर QA बराबर 2μc
क्यू बी बराबर -2 म्यू सी और 2 गुणे 10 की घात -6 है। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि दोनों का परिमाण लगभग बराबर, केवल चिन्ह अलग है, इसलिए हम यहाँ पर क्यू मान लिए हैं। तो क्यू ए का मान तो 2 म्यू सी है और क्यू बी का मान -2 म्यू सी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, चिन्ह न मानेंगे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते थे। अब इसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो 40 सेंटीमीटर है, तो आवेश से मध्य तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, उसके आधे में है। तो यहाँ पर अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इसके मध्य बिंदु पर। तो यहाँ पर देखते हैं ए है, ये ए वाला आवेश है और इसकी दूरी मान लेते हैं कितना है, आर है। तो यही जो 20 सेंटीमीटर की दूरी है इसी को हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। आवेश से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी हो गई, आर, और ये 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो गया। फिर हम 20 में से 10 हटा लिए हैं, इसलिए 10 की घात यहाँ -1 मीटर हो गया। तो ये दूरी हो गई। अब हम इसको समझते हैं कि इसको जोड़ना है घटाना है, कैसे पता चलेगा। चूँकि ये प्लस वाला आवेश है, 2 म्यू सी प्लस वाला है, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी इधर की ओर। तो E1 का मान ये हो गया। और ये जो माइनस वाला है इसमें भी जो दिशा है वो कहाँ की ओर होती है, माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो E2 का मान भी ये हो जाएगा। तो इस तरह से E1 और E2 की दिशा एक जैसे हो गई। तो यहाँ पर मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। यदि आप चित्र बना देंगे तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2। अब यहाँ पर जो चुंबकीय वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r² होता है और E2 का होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अब यहाँ पर दोनों सेम हैं क्योंकि यहाँ हम परिमाण लिखें, दिशा नहीं लिखें, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों की दूरी बराबर है तो 2 बार लिखें। एक E1 का मान भी यही होगा, E2 का मान भी यही होगा। अब इनको जोड़ देंगे तो 2 गुणे और यही एक फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब हमको अगले स्टेप में क्या करना है, इनका मान रख दिए हैं। तो देखिए 2 की जगह 2 रख दिए हैं। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 लिख दिए हैं। Q का मान क्या है, 2 गुणे 10 की घात -6, तो वो लिख दिए हैं। अब R का मान 2 गुणे 10 की घात -1 है, तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो बचा क्या, 9 बचा। अब यहाँ 10 की घात 9 है, यहाँ 10 ये -6 है, तो 9 -6 हो गया और ये -1 है, ये स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 2 11, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 गुणे 10 की घात 5 टेस्ला इसका मान हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर 3pf 4pf 5pf धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको ज्ञात है तो C1 बराबर 3pf, C2 बराबर 4pf, C3 बराबर 5pf। पार्श्वक्रम माने समांतर क्रम हो गया तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। अब C1 का मान 3 है, C2 का मान 4 है और यह C3 का मान 5 है, तो 4 3 7 5 12 pf हो गया इसके संयोजन की तुल्य धारिता। इसके बाद प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो आवेश के लिए Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी। C1 का मान 3pf है और V का मान 120 वोल्ट है, तो 1 बार 36 360 PCP को कूलाम लिख सकते हैं। यदि आपको P को बदलना है तो इसकी जगह 10 की घात -12 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से C2 भी है, तो ये C2 का मान 4pf है, वोल्टेज तो इतना ही मिल रहा है 120, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 480 PC। यहाँ पर यदि P नहीं लिखना चाहते तो 10 की घात -12 लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 की घात -12 कूलाम हो जाएगा। और यदि पॉइंट खिसकाएंगे तो 4.8 × 10⁻10 कूलाम भी इसका आंसर हो सकता है। इसी तरह से Q3 बराबर C3 भी हो गया 5pf। अब इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 पिको कूलाम। इस तरह से इसके आवेश का मान हो जाएगा। इसका 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निगमित करना था। तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिभाषा ऑप्शनल थी, आप चाहे तो लिख सकते थे या नहीं भी लिख सकते थे। इसके बाद आपको ये चित्र बनाना था। इस चित्र में हमको वेग दर्शाना था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक क्रॉस दर्शाना था और यहाँ पर ये I है, यहाँ पर L है, यहाँ X है। इस तरह से चित्र के बारे में दर्शाना था।
इसके बाद यहाँ लिखना था कि माना एक आयताकार चालक पी क्यू आर एस है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई x है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखा गया है। तो इस लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 होगा। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, नहीं लिखा गया है क्योंकि इसमें लंबवत लिख दिए हैं। फाई इक्वल टू बी एल एक्स, ये कहाँ से हो गया कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए एक ही जगह एल एक्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, यदि छड़ पी क्यू को स्थिर वेग से v से चलाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक और फैराडे के द्वितीय नियम से। तो फैराडे के द्वितीय नियम से जानते हैं E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ E लिख दिया माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई का मान ये बी एल एक्स है तो बी एल एक्स रख दिए हैं। अब यहाँ से बी एल कॉमन बाहर कर दिए हैं, यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी बचेगा। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी जो होता है वो v के बराबर हो जाता है, तो E इक्वल टू वी एल वी हो जाएगा। इस तरह से हमको गतिक विद्युत वाहक बल निकाल। इसी में अगला क्वेश्चन था अथवा वाला श्रेणी एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, धारा, वोल्टेज के बीच कलांतर का व्यंजक। तो यहाँ पर एलसीआर परिपथ है, यहाँ प्रेरक एल हो गया, संधारित्र सी हो गया, प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इसके वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। धारा से प्रेरक का वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है, 90 अंश अग्रगामी है, ऊपर की ओर जा रहा है। और ये संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, और प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ समान काल में होता है या 0 डिग्री पर होता है। इस तरह से हमको इस चित्र के बारे में लिखना था। अब यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर ये वी आर है, आर के साथ जुड़ेगा तो वी आर हो जाएगा। ये लाइन पूरी सीधी हो जाएगी, थोड़ा सा ब्लर हो गई है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ परिणामी वोल्टेज हमको निकालना है, तो परिणामी वोल्टेज के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना था। तो ये हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि कर्ण का वर्ग नहीं लगाना चाहते तो रूट लगा के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आधार, ये आधार का वर्ग हो गया, और ये हो गया इसका लंब, तो लंब का वर्ग हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। तो इस तरह से इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ पर नीचे इसका मान लिखा हुआ है, ये मान देख सकते हैं कि वी आर का मान आई आर होता है, वी एल का मान आई एक्स एल होता है। और यहाँ पर जो मान है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो मान है, वी आर का मान आई आर, वी एल का मान आई एक्स एल का मान ओमेगा एल होता है, वी सी का मान आई एक्स सी होता है, एक्स सी का मान ओमेगा सी होता है। यही सब मान रख दिए हैं। तो वी आर की जगह आई आर लिखे हैं, इसमें स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगा दिए हैं। वी एल का मान देख लीजिए, वी एल का मान आई एक्स एल है तो वो लिख दिए, वी सी का मान आई एक्स सी है तो ये लिख दिए, इसमें वर्ग है तो वर्ग लगा दिए। अब इसमें से आई बाहर निकाल दिए हैं, ये कॉमन कर दिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, और एक्स एल का मान कितना है, यहाँ ओमेगा एल है तो ओमेगा एल लिख दी, एक्स सी का मान 1/1 ओमेगा सी होता है, तो ये लिख करके इसका स्क्वायर कर दिए। इस तरह से ये जो मान आ गया परिणामी वोल्टेज आ गया। अब प्रतिबाधा के लिए हम क्या किए हैं, इसमें से जो आई आया है इसको बटे में जाके यहाँ लिख दिए हैं, ये देख लीजिए। तो V अपॉन आई हो गया, और बाकी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो वोल्टेज अपॉन धारा होता है, प्रतिबाधा होता है, तो Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद हम कलांतर देख लेते हैं। तो यदि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर फाई हो तो फेजर आरेख से। तो कलांतर के लिए जो फार्मूला होता है tan फाई होता है, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब देख लेते हैं चित्र में, वही फिर से जो हम लोग चित्र बनाए थे उसी चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब हुआ वी एल माइनस वी सी और आधार हो गया वी आर। इसी चीज़ को हम यहाँ पर परिणामी वोल्टेज में लिखे हैं। अब वी एल का मान आई एक्स एल था, यहाँ ऊपर देख लिए, वी सी का मान आई एक्स सी था, वी आर का मान आई आर है। तो ये सभी मान हम यहाँ पर रख देते हैं, देख लीजिए। ये वी एल का मान रख दिए, वी सी का मान रख दिए, वी आर का मान रख दिए। मान रखने के बाद यहाँ आई कॉमन लेके कट जाएगा। अब एक्स एल का मान कितना है ओमेगा एल, तो यहाँ ओमेगा एल लिख दिए। एक्स सी का मान 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी आर बचेगा तो आर लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर ये 10 का पक्षांतर कर दिए हैं, तो फाई बचेगा तो 10 बटे में आएगा, ऊपर लिखेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा। बाकी यही चीज़ को हमको कोष्टक में लिख देना है। इस तरह से ये प्रश्न पत्र जो है पूरा होता है। इसमें आप अच्छे से मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू।